हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स EDU। आज हम लोग न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन का फर्स्ट वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो न्यूटन्स लॉ को इंट्रोड्यूस करेंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करेंगे आज। सो न्यूटन्स लॉ, न्यूटन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट एवर, उन्होंने कुछ लॉस बनाए। अगर आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, रॉन्ग प्रूव कर सकते हो, तो आपके नाम पे भी लॉ बन सकता है ना। सो न्यूटन्स लॉ के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया। सो न्यूटन फर्स्ट लॉ बोल रहा है कि एवरी बॉडी wants to stay in its initial condition of rest or uniform motion until and unless acted upon by external unbalanced force। हर ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल कंडीशन में रहना चाहता है, वो यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है या रेस्ट हो सकता है, जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगे। सो दैट इज़ द आइडिया बिहाइंड इट। जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना हो, इनिशियल कंडीशन में रहने की टेंडेंसी हर ऑब्जेक्ट दिखाता है। आई होप दिस डेफिनेशन इज क्लियर। लेट्स नोट इट डाउन। एवरी ऑब्जेक्ट इनिशियल कंडीशन रेस्ट भी हो सकती है और यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकता है। एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना हो तब तक ये रेस्ट में या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। So every object tries to stay in its initial condition of rest or uniform motion until unless acted upon by external unbalanced force। इसको समझने के एग्जाम्पल लेते हैं। एक एरोप्लेन है जिसके आगे के फोर्स को हम लोग थ्रस्ट बोलते हैं, पीछे के फोर्स को ड्रैग बोलते हैं, ऊपर के फोर्स को लिफ्ट बोलते हैं, इसके खुद के वेट को W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। W इज़ द वेट, लिफ्ट, थ्रस्ट, ड्रैग। वो इनिशियली सम 60 मीटर पर सेकेंड चल रहा था। सडनली सिचुएशन ऐसा आ गया कि थ्रस्ट फोर्स और ड्रैग फोर्स इक्वल हो गए, थ्रस्ट और ड्रैग इक्वल हो गए, लिफ्ट और वेट इक्वल हो गए। तो आप बताइए इस एरोप्लेन की सिचुएशन क्या होगी। आप डेफिनेटली कमेंट कीजिए, क्या गिर जाएगा, आगे जाएगा या वही रुक जाएगा, ये आपको बताना है। इस लॉ का बेसिक एप्लीकेशन है कि इनिशियल कंडीशन क्या है, आप सोचो तो आपको आंसर आ जाएगा। डेफिनेटली कमेंट कीजिए। सो नेक्स्ट लॉ पे चलते हैं इसके साथ, मोमेंटम। सो बिफोर गोइंग टू सेकेंड लॉ वी विल बी डीलिंग समथिंग कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम का फॉर्मूला आपने शायद बचपन में 9th क्लास में थोड़ा सा पढ़ा होगा। बट व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ मोमेंटम? व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ मोमेंटम? मोमेंटम क्यों पढ़ते हैं, क्या सिग्निफिकेंस है इसका, क्या सिग्निफिकेंस है इसका? सो मोमेंटम पहली बात तो बताता है कि अमाउंट ऑफ मोशन अवेलेबल विद द बॉडी। ऐसा सोचो, एक छोटी सी कार आ रही है 500 kgs की और वो सम 10 मीटर पर सेकेंड आ रही है, 10 मीटर पर सेकेंड आ रही है। एक बड़ी कार है या बड़ा ट्रक है 1000 kgs का, वो 2 मीटर पर सेकेंड चल रहा है। ओके, तो वो दोनों टकराते हैं। तो टकराने के बाद छोटी कार और बड़ा ट्रक टकरा है, तो आप सोचो किधर जाएगा, बड़े ट्रक की तरफ या छोटे ट्रक की तरफ? छोटी कार की तरफ। दोनों टकराते। छोटी कार 500 kg की 10 मीटर पर सेकेंड चल रही है। ओके, बड़ी कार या बड़ा ट्रक 1000 kgs का 2 मीटर पर सेकेंड चल रहा है। दोनों टकराते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में आके टकराते हैं। तो उसके बाद मोशन टुवर्ड्स स्मॉलर कार होगा या टुवर्ड्स बिगर कार होगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमको यूज़ होता है मोमेंटम। तो मोमेंटम बताता है कि कितना मोशन बॉडी के पास है। कितना मोशन सिर्फ बॉडी का मास या वेलोसिटी डिफाइन नहीं करता, इनका प्रोडक्ट डिफाइन करता है। सो मास इंटू वेलोसिटी जिसकी ज़्यादा है उसका मोमेंटम ज़्यादा होता है, और उस तरफ मोशन होने की पॉसिबिलिटी, उसका मोशन उस तरफ ज़्यादा है। तो जब दोनों टकराए, छोटे कार का मास था 500, स्पीड थी 10, तो 500 × 10 5000 था, और बड़े ट्रक का मास था 1000 बट स्पीड उसकी 2 मीटर पर सेकेंड थी, तो वो 2000 था, ये 5000 था। तो छोटी कार की तरफ जाएंगे, भले ही छोटी कार का मास कम है फिर भी वो बड़ी कार को साथ में लेके जा सकता है।
बिकॉज उसका मोमेंटम ज़्यादा था, सो इसका सिग्निफिकेंस लिखते हैं, देन फॉर्मूला देखते हैं. इट सिग्निफाइज amount of motion available with the body. ये कितना मोशन बॉडी के साथ अवेलेबल है बताता है, तो ध्यान रखिए. इसका फॉर्मूला, इसको पी वेक्टर से डिनोट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, फॉर्मूला है मास इंटू वेलोसिटी. यूनिट हो जाएंगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, इसके यूनिट्स हो जाएंगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. वेक्टर क्वांटिटी है, ओके, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. इसके दूसरे यूनिट्स होते हैं न्यूटन सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और न्यूटन सेकेंड. इसके दूसरे यूनिट्स है न्यूटन इंटू सेकेंड. देन इसके कुछ बेसिक ग्राफ्स देखो, P इक्वल एम इंटू वी है, तो प्रेशर वर्सेस मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी या मोमेंटम वर्सेस मास का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है. ओके, तो मोमेंटम वाई एक्सिस में ले रहा हूँ, एक्स एक्सिस में अगर मैं मास को कांस्टेंट मान रहा हूँ, v के साथ ग्राफ बना रहा हूँ, तो मास विल बी लाइक ए स्लोप एंड इट्स लाइक y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ओके. देन अगर मैं मोमेंटम को कांस्टेंट रख रहा हूँ, इफ मोमेंटम इज कांस्टेंट, इसमें क्या कांस्टेंट है, मास इज कांस्टेंट, ऐसा माना हमने, ओके. अगर मैं मोमेंटम को कांस्टेंट रख रहा हूँ तो वेलोसिटी वर्सेस मास का ग्राफ, अगर p कांस्टेंट है, मोमेंटम अगर कांस्टेंट है, आप देख सकते हो v इक्वल टू पी बाई एम, तो ये इन्वर्स रिलेशन आ रहा है. इन्वर्स रिलेशन के लिए ऑलवेज ग्राफ आता है हाइपरबोला, ऑलवेज ग्राफ आता है, इसको स्पेशली बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. तो इसका ग्राफ कर्व आएगा इस तरह से, ओके. तो इस तरह का कर्व आता है मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी वर्सेस मास का ग्राफ, इफ मोमेंटम इज कांस्टेंट. तो ये दो स्टैंडर्ड ग्राफ्स है, एक में हमने मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी लिया, या मास भी ले सकते हो वेलोसिटी कांस्टेंट रख के, तो भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन दिखता. सेकेंड केस में इन्वर्स प्रोपोर्शन का यूज़ किया, मोमेंटम को कांस्टेंट रखा, तो वेलोसिटी और मास इन्वर्स रिलेशन में आ जाते हैं, वेलोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. सो मोमेंटम का सिग्निफिकेंस वापस समझा रहा हूँ, याद रखिए, इट सिग्निफाइज अमाउंट ऑफ मोशन अवेलेबल विद द बॉडी. इसका डेफिनेशन बुक्स में ऐसा लिखा था, मास इंटू वेलोसिटी, बट ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या, इसको समझना क्यों इंपॉर्टेंट हमारे लिए. ये बताता है बॉडी के पास कितना मोशन है, ये बताता है बॉडी के पास कितना मोशन है, ओके. सो इट सिग्निफाइज अमाउंट ऑफ मोशन अवेलेबल विद द बॉडी. इट इज़ डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी. बेसिक डेफिनेशन ये होता है, इट इज़ डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी. फॉर्मूला आपके सामने है, मास इंटू वेलोसिटी. इसके दो इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हमने अभी देखे हैं, ओके. तो इसके मोमेंटम चेंज के कुछ क्वेश्चंस बहुत रेगुलरली आते रहते हैं, इवन जेई में, नीट में, PYQs में, इवन लेवल 1 में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं. तो हम लोग बिफोर गोइंग टू क्वेश्चंस थोड़ा सा मोमेंटम चेंज को समझते हैं. तो मोमेंटम चेंज के लिए डायरेक्शन का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है. तो अगर मैं एक दीवार मान लेता हूँ, या बॉल या बैट मान लेते हैं, और दीवार ही मान लेते, ये मास m से आया, v से टकराया, और यहाँ से मास m v से रिबाउंड हुआ, तो आपको लग रहा है कि चेंज इन मोमेंटम 0 होना चाहिए, बट ये एब्सोल्युटली गलत आंसर होगा, बिकॉज मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी. अगर इस डायरेक्शन में आपने पॉजिटिव माना, तो ये डायरेक्शन नेगेटिव होगा. तो डायग्राम जनरली दिया नहीं होता है, तो आप उल्टा बॉल को इधर मान के बॉल इधर आ रहा है ऐसे मान सकते हो. तो मोमेंटम का चेंज आप मैग्नीट्यूड जब लिखते हो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ P फाइनल माइनस P इनिशियल लिख देंगे. तो चेंज लिखना होता है, तो P फाइनल माइनस P इनिशियल मोमेंटम नेगेटिव है या फाइनल मोमेंटम नेगेटिव है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड कर सकता है. अनलेस डायरेक्शन दिया हो, आप कोई भी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान सकते हो. तो मैं यहाँ पर मोमेंटम चेंज लिख रहा हूँ, तो ये मोमेंटम mv पॉजिटिव मान लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, तो mv माइनस, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2mv हो जाएगा. तो इसको वेक्टर से भी कर सकते हो, इसको mv i कैप लिखो, तो ये दूसरा वाला माइनस mv i कैप हो जाएगा. सो
माइनस और माइनस प्लस 2mv आई कैप हो जाएगा। ये मोमेंटम चेंज का फॉर्मूला हम याद रख सकते हैं अगर वेलोसिटी सेम हो, है ना। अगर रिबाउंड होके यू टर्न लेके अलग वेलोसिटी आ रहा है तो mv1 और mv2, तो m इंटू v1 प्लस v2 हो जाएगा, m इंटू v1 प्लस v2 हो जाएगा। ओके, अगर ये वेलोसिटी v1 v2 अलग अलग है तो m कॉमन कर सकते हो, v1 प्लस v2 आ जाएगा, बिकॉज एक डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। तो v1 पॉजिटिव है तो v2 नेगेटिव होगा, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव प्लस हो जाएगा, ऑलवेज v1 प्लस v2 हो जाएगा यहाँ पर। ओके, दूसरा सिनेरियो मैं ले रहा हूँ आपके लिए। अगर बॉल ऐसे आ रहा है, m मास है, वेलोसिटी v है, दीवार पे टकराता है एट एन एंगल थीटा और रिबाउंड हो रहा है सेम एंगल से, रिबाउंड हो रहा है सेम एंगल से। ओके, रिबाउंड हो रहा है सेम एंगल से, रिबाउंड हो रहा है। ओके, सो ये मास mv। सो यहाँ पर इस लाइन को जहाँ पर इम्पैक्ट हो रहा है इसको लाइन ऑफ इम्पैक्ट बोलते हैं, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। जो भी मोमेंटम चेंज होगा इस लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग ही होगा। इसको कॉमन नॉर्मल बोल सकते हो, दीवार का नॉर्मल। ओके, कॉमन नॉर्मल भी बोलते हैं कभी कभी इसको। ओके, तो इस लाइन को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्यों? इस लाइन से ही तो मोमेंटम चेंज होने वाला, टकरा के एनर्जी उसको इसी डायरेक्शन में चेंज मिलेगा। इस डायरेक्शन में देखा जाए तो इसमें कोई चेंज नहीं आता। तो इसको देखो कंपोनेंट्स में बना के देखें तो इसका इनिशियल मोमेंटम का जो डायरेक्शन ये है, तो इसकी वेलोसिटी इधर mv, देखो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो mv cos थीटा आई कैप, mv sin थीटा j कैप। ओके, डाउनवर्ड। यहाँ पर देखो मोमेंटम के डायरेक्शन, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये डायरेक्शन में a mv cos थीटा माइनस आई कैप हो जाएगा, है ना, ये माइनस j कैप है, ये माइनस mv sin थीटा j कैप है। तो आप देख सकते हो पहले mv cos थीटा प्लस आई कैप था, बाद में माइनस आई कैप हो गया। पहले mv sin थीटा j कैप था डाउनवर्ड, अभी भी mv sin थीटा j कैप है। तो जब सेपरेट करोगे ये दोनों तो डायरेक्शन वाइज भी सेम है और मैग्नीट्यूड वाइज भी सेम है, तो सब्ट्रैक्शन में उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मोमेंटम अलोंग द सरफेस चेंज नहीं होगा, अलोंग द सरफेस चेंज नहीं होगा। तो अगर मैं डेल्टा पी लिखूँ तो सिर्फ मोमेंटम अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, जिस डायरेक्शन में टकरा रहा है उसके परपेंडिकुलर में ही चेंज होता है और इसके अलोंग चेंज नहीं होता, इसके अलोंग चेंज नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मोमेंटम डज नॉट चेंज अलोंग द सरफेस, इट चेंजेस ओनली अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। मोमेंटम डज नॉट चेंज अलोंग द सरफेस, इस डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा, सिर्फ इसी डायरेक्शन में चेंज होगा जिस डायरेक्शन में इम्पैक्ट हो रहा है। अगर इम्पैक्ट वर्टिकल हो रहा है तो बॉल ऐसे आके ऐसे टकरा के ऐसे जा रहा है, तो ये लाइन होगी नॉर्मल, तो इस लाइन के अलोंग मोमेंटम चेंज होगा, इस सरफेस के अलोंग मोमेंटम चेंज नहीं होगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग ध्यान में रखेंगे। मोमेंटम चेंज जब लिखोगे तो mv cos थीटा आई कैप माइनस ऑफ माइनस mv cos थीटा आई कैप, तो यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो आप देख सकते हो 2mv cos थीटा हो जाएगा आई कैप के साथ। ये मोमेंटम चेंज हो जाएगा, ये मोमेंटम चेंज हो जाएगा। सो मोमेंटम चेंज अक्कर्स ओनली अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड डज नॉट अक्कर अलोंग द सरफेस। ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बेस पे क्वेश्चन जब आएंगे आप अगर इस पॉइंट को याद रखोगे 2mv cos थीटा डायरेक्टली लगा सकते हो, 2mv cos थीटा डायरेक्टली लगा सकते हो अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही है, वरना क्या लिखना पड़ेगा m इंटू v1 cos थीटा प्लस v2 cos थीटा। याद रखना m इंटू v1 cos थीटा प्लस v2 cos थीटा आपको लगाना पड़ेगा। साइन थीटा में थीटा चेंज हो सकता है या थीटा भी चेंज हो सकता है, v1 v2 सेम रहे, कुछ दिया होगा आपको डेटा, है ना, तो उसको यूज़ करेंगे हम लोग। तो इसको समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस लेंगे अपने। तो मैंने एक बेसिक क्वेश्चन लिया है, बॉडी का मास है 200 ग्राम, स्पीड है 12 मीटर पर सेकेंड, दीवार को टकराता है, सेम स्पीड से रिबाउंड कर रहा है। तो अब इसका मोमेंटम चेंज ढूंढना है आपको, तो आप लिखो 2mv। क्या इसमें 2mv cos थीटा काम करता है? ज़रूर काम करेगा। इसमें थीटा हो जाएगा अलोंग द सरफेस 0 डिग्रीज। तो ये आपका लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, बॉल ऐसे आया टकरा के और ऐसे जा रहा है रिबाउंड होके। ओके, तो इसमें थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्रीज हो जाएगा।
डायरेक्टली 2 mv याद रखो, या 2 mv cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर 2 mv हो जाएगा। तो मास कितना है, 200 ग्राम्स को किलोग्राम में 0.2 लिखेंगे, किलोग्राम्स को ग्राम में लिखना है, याद रखना। तो ऐसा यूनिट्स पे आंसर आएगा। वेलोसिटी कितनी है आपकी, 12 मीटर पर सेकेंड, तो 12 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो आप इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप लिख सकते हो इसको 2 2 4, 4 इंटू 12 48, 4.8 मीटर पर सेकेंड। ओके, 4.8 kg मीटर पर सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। 4.8 kg मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। डिट्टो वैसा ही क्वेश्चन में ले रहा हूँ, बट एंगल पे इंक्लाइन कर रहे हैं और रिबाउंड हो रहा है। ओके, सम 20 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, 37 डिग्रीज पे आ रहा है। तो हमने देखा कि मोमेंटम सिर्फ अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, आपका लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये वाला है, ये LOI लाइन ऑफ इम्पैक्ट बोल सकते हो इसको, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। जिस डैश में मोमेंटम चेंज होगा, जिस डैश में टकरा रहा है उसके परपेंडिकुलरली मोमेंटम चेंज होगा। ओके, अलोंग द सरफेस चेंज नहीं होगा। इस प्रॉपर्टी को याद रखिए। तो यहाँ पर मैं इसका लिख सकता हूँ डेल्टा P इक्वल टू 2 mv cos 37। अब cos 37 की वैल्यू 4/5 होती है, cos 37 की वैल्यू 4/5 या 0.8 लिख सकते हो आप। ओके, तो यहाँ पर मास कितना है, 0.2 kg। अगेन मास वही लिया है। वेलोसिटी मैंने 20 ली इस क्वेश्चन में, वेलोसिटी आपको 20 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। ओके, देन इंटू cos 37 का हम लोग 4/5 लिख सकते हो। ओके, तो आप देख सकते हो 20 का एक जीरो इस 0.2 को 2 कर देगा, तो 2 2 2 8 हो जाएगा। 8 इंटू 32, 8 इंटू 4 32/5। ओके, तो ये 6.4 हो जाएगा, 6.4 हो जाएगा, है ना। इसको मैं न्यूटन सेकेंड भी लिख सकता हूँ, न्यूटन सेकेंड या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। यूनिट्स याद रखना, इसके 2 यूनिट्स होते हैं। न्यूटन सेकेंड क्यों होता है, सेकेंड लॉ के बाद ज़्यादा आपको अच्छे से आइडिया आएगा। बट न्यूटन सेकेंड भी हो सकता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड भी हो सकता है। आई होप दिस 2 क्वेश्चन आर क्लियर। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसको समझने के लिए। ये अपना क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है, एक दीवार है, बॉल का मास 0.2 kg, मास कितना दिया है, 0.2 kg दिया हुआ है। ओके, वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड आ रही है, 30 डिग्रीज पे टकराती है। थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा 1 दिया हुआ है 30 डिग्रीज। ओके, थीटा 1 दिया हुआ आपको 30 डिग्रीज। द हॉरिजॉन्टल इफ द बॉल रिबाउंड से 60 डिग्रीज, तो थीटा 2 आपका चेंज हो गया, थीटा 2 आपका 60 डिग्रीज हो गया, थीटा 2 60 डिग्रीज हो गया। तो ये ऐसे आया, 30 डिग्रीज पे आया, टकराने के बाद 60 डिग्रीज पे गया, 60 डिग्रीज पे गया हुआ है। ओके, देन चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल, तो आपको डेल्टा P पूछा गया, डेल्टा P पूछा गया। तो मेरे को फाइनल वेलोसिटी के बारे में कुछ बोला नहीं गया है, बट फाइनल वेलोसिटी सेम नहीं रहेगी, आपको दिख रहा है एंगल्स चेंज हो गए। तो इसको समझने के लिए आपको एक प्रॉपर्टी का याद रखना है, अलोंग द सरफेस मोमेंटम चेंज नहीं होता। तो इनिशियल मोमेंटम अलोंग द सरफेस, इस बॉल का इनिशियल मोमेंटम, इस बॉल का इनिशियल मोमेंटम जब ऐसा था वेलोसिटी, तो एक कंपोनेंट इधर था mv cos, मतलब mv cos 30 था इस तरफ आई कैप के साथ, और ये वाला m, ये v इनिशियल मान लेते, v इनिशियल मान लेते। ओके, mv इनिशियल cos 30, mv इनिशियल sin 30। फाइनली टकरा के ऐसे जा रहा है, तो इसके कंपोनेंट्स हो जाएंगे ऐसे और ऐसे, और 60 डिग्री पे जा रहा है, तो ये हो जाएगा mv फाइनल cos 60, और ये mv फाइनल sin 60। बट हमको पता है कि मोमेंटम शुड नॉट चेंज अलोंग द सरफेस, अलोंग द सरफेस चेंज नहीं होता। तो mv sin 30 और mv फाइनल sin 60 मस्ट बी इक्वल, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, बिकॉज अलोंग द सरफेस मोमेंटम चेंज नहीं हो सकता। मोमेंटम चेंज सिर्फ परपेंडिकुलर टू सरफेस और लाइन ऑफ इम्पैक्ट में होता है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग होता है। तो इन दोनों को इक्वेट करते हैं, तो mv इनिशियल कितना दिया आपको 25, उसको sin 30 लिखा गया, इक्वल टू m इंटू वी फाइनल जो हमको नहीं पता, और उसका एंगल sin 60 है। तो आप देख सकते हो m तो कैंसिल हो जाएगा, sin 30 1/2, 60 में √3/2, तो 2 2 कट जाएगा, 25 इंटू 1/2 लिख सकता हूँ इसको यहाँ पर, इसको v फाइनल इंटू √3/2 लिख सकते हैं। तो 2 2 कट गया आपका, तो v फाइनल आपका 25/√3 आ जाएगा, 25/√3। लेकिन मेरे को मोमेंटम चेंज चाहिए, मोमेंटम
चेंज चाहिए। तो मोमेंटम चेंज होता है अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो इनिशियल मोमेंटम आपका था mvi cos 30, फाइनल मोमेंटम है mv फाइनल sin 60 और cos 60। तो इन दोनों को यूज़ करते हैं डेल्टा पी के लिए। तो ये इनिशियल मोमेंटम m कॉमन कर लेते हैं, v इनिशियल cos 30 आई कैप माइनस, ये माइनस आई कैप है बिकॉज ऑपोजिट डैश में, तो माइनस एम वी फाइनल cos 60 आई कैप। ओके, ऐसे लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर इन चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपका आंसर आपको दिखेगा। तो मास कितना दिया है 0.2 केजीस, मास कितना दिया है 0.2 केजीस में लिख देता हूँ। वी इनिशियल कितना है 25, वी इनिशियल आपको दिया हुआ 25 मीटर पर सेकेंड, और cos 30 कितना दिया हुआ आपको √3/, cos 30 की वैल्यू आपको पता है √3/2 होती है। ये माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। v फाइनल कितना है 25/√3 है, इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2 है, cos 60 वैल्यू 1/2 है, पूरा आई कैप के साथ आ गया। तो मैं बेसिकली मोमेंटम चेंज देखना चाहता हूँ, तो मैं /2 को बाहर ले आता हूँ तो ये 0.1 हो जाएगा, 25 को भी बाहर ले आओ 25 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, तो यहाँ बचेगा √3, यहाँ बचेगा 1/√3। ओके, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो 3 + 1 हो जाएगा 4/3 तो मैं इसको 0.1 × 25 × 4/√3 लिख सकता हूँ। ओके, तो 25 × 4 100, 100 × 0.1 10, 10/√3 आंसर आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 10/√3 न्यूटन सेकेंड, 10/√3 न्यूटन सेकेंड। एक बार थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ध्यान से देखिए, है ना। टकराते वक्त एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज हो रहा है बिकॉज टकराने का लाइन ऑफ इम्पैक्ट एक्स डायरेक्शन में है, और वाई डैश मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें सिर्फ एंगल्स चेंज हो गए, बट आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, मोमेंटम डज नॉट चेंज अलोंग द सरफेस, इट विल ओनली चेंज अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो हम लोग अभी न्यूटन सेकेंड लॉ पे आ जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो फर्स्ट लॉ ने तो बता दिया कि भाई किस पे एक्सटर्नल फोर्स ना हो, अनबैलेंस फोर्स ना हो तो इनिशियल कंडीशन में रहेगा, बट अगर एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तो कितना लगेगा उसका मैग्नीट्यूड सेकेंड लॉ बताएगा आपको। सेकेंड लॉ टेल्स यू अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। सेकेंड लॉ टेल्स यू अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। इसको डिफाइन किया गया है, इसको कैसे डिफाइन किया गया, जैसे वेलोसिटी बदलने का रेट एक्सेलरेशन होता है, वैसे ही मोमेंटम बदलने का रेट गिव्स यू द नेट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम gives the magnitude of net force acting on the body. Rate of change of linear momentum gives the magnitude of force acting on the body, gives the magnitude of force acting on the body. So definition क्या है, rate of change of linear momentum gives magnitude of force acting on the body, magnitude of force acting on the body। है ना, हम बेसिक डेफिनेशन पे जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो मोमेंटम का डेफिनेशन, फोर्स का डेफिनेशन, मोमेंटम बदलने का रेट। बदलने का रेट का मतलब आपको याद आना चाहिए, मोमेंट बदलने का रेट, जब भी रेट आता है तो डिफरेंशिएशन पे ध्यान देना है। ओके, बिकॉज रेट ऑफ चेंज इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन। सो dp/dt। अब देखो dp/dt में mv/dt है। अगर मास कांस्टेंट मान लेते हैं, जो भी वेरिएबल हो सकता है, बट एज ऑफ नो मास कांस्टेंट मान रहे हैं हम लोग, है ना। वेरिएबल मास करके एक अलग टॉपिक है जिसमें हम लोग इसको डील करेंगे, बट अगर मास कांस्टेंट है तो मास को बाहर निकाल सकते हो, इसको dv/dt लिख सकते हो। और dv/dt क्या होता है, एक्सेलरेशन। वेरी गुड, आपने सही पकड़ा, dv/dt होता है एक्सेलरेशन। तो आपका फोर्स का वैल्यू जो आप बचपन से पढ़ रहे हो, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, तो फोर्स इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। बेसिक डेफिनेशन ये भी याद रखना है, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं डायरेक्टली, है ना। मोमेंटम बदलने का रेट, जैसे हमने डेल्टा पी निकालना सीख लिया, उसको टाइम से डिवाइड कर लो तो भी फोर्स आ जाएगा।
तो डेल्टा पी बाई टी भी लिख सकते हो, डेल्टा पी बाई टी भी लिख सकते हो अगर बड़ा चेंज है तो। ऐसे ही एम इंटू ए भी लिख सकते हो, एम इंटू ए भी लिख सकते हैं। तो यूनिट हो जाएंगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड्स का, इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन लिखते हैं। ओके, तो इसका मतलब 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको CGS में कन्वर्ट करें तो 1000 इंटू 100 10 पावर 5 हो जाएगा, 10 पावर 5 डाइन पर सेकेंड, डाइन सेंटीमीटर, सर डाइन नहीं, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको ही नया नाम दिया गया डाइन्स। सो 1 न्यूटन इज नथिंग बट 10 पावर 5 डाइन्स। न्यूटन इसका SI यूनिट है, न्यूटन इसका SI यूनिट्स है, डाइन इसका CGS यूनिट है, डाइन इसका CGS यूनिट है। न्यूटन इसका SI यूनिट है, डाइन इसका CGS यूनिट है। वेक्टर क्वांटिटी है, इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी, ये तो पता है आपको, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, सो इसको डायरेक्शन सेंस भी इंपॉर्टेंट है, तो इसके वेक्टर्स का यूज़ होगा, अगर डायरेक्शन अलग अलग है तो डायरेक्शन के साथ यूज़ करेंगे। ओके, तो ध्यान रखना फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर की तरह 2 + 2 नीड नॉट बी 4, इट कैन बी 0 ऑल्सो, और इट कैन वेरी फ्रॉम 0 to 4 एनी वैल्यू। ओके, तो 2 + 2 का मतलब ऑलवेज 4 होगा, ऐसा कोई रूल नहीं है फोर्स में, बिकॉज पता नहीं हमको कौन से एंगल पे रखा गया दोनों फोर्सेस, है ना। दोनों सेम डैश में हो तो 4 हो जाएगा, ऑपोजिट में हो तो 0 हो जाएगा। इनके बीच में सारी वैल्यूज़ पॉसिबल है, 0 से लेकर 4 तक सारी वैल्यूज़ पॉसिबल रहेगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 2 + 2 का मतलब ऑलवेज 4 होगा, ऐसा फोर्स में जरूरी नहीं है, बिकॉज ये वेक्टर क्वांटिटी, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए डायरेक्शन सेंस को यूज़ करना है। सो इसके क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। क्वेश्चंस करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक, इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब जब फोर्स बहुत कम समय के लिए लग रहा हो तो हम लोग प्रिफर करेंगे रैदर देन गोइंग टू फोर्स। फोर्स का डेफिनेशन हमने जैसे पढ़ा था, डेल्टा पी बाई टी होता है। तो फोर्स पे जाने से अच्छा हम लोग सडन चेंज ऑफ फोर्स, बहुत कम समय के लिए फोर्स लग रहा हो, जैसे फुटबॉल को आपने लात मारी तो फुटबॉल आपके पैरों के साथ कांटेक्ट में कितने समय के लिए है, बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए, बट बॉल के वेलोसिटी सडनली 0 से बहुत बड़ी हो जाती है। तो ये सडन चेंज के लिए मोमेंटम चेंज बड़ा है, टाइम बहुत छोटा है, तो फोर्स की वैल्यू बहुत बड़ी आएगी, है ना। तो उसको फोर्स में नहीं डील किया जाता, रेदर देन गोइंग टू फोर्स वी कैन गो फॉर समथिंग कॉल्ड इम्पल्स। इसको इम्पल्स को आप लोग कभी ऐसे जनरली सिनेरियोस में यूज़ होता है जहाँ पर झटका लगने वाली फीलिंग आती है ना। इम्पल्स नॉर्मल लाइफ में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट जनरली उस टाइम पे आती है जहाँ पर झटका वाली फीलिंग आती है या सडन चेंज मोमेंटम दिखता है। जैसे बॉल आके ग्राउंड को टकरा के यू टर्न ले रहा है, तो वो मोमेंटम चेंज जो हो रहा है वो ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट टाइम बहुत छोटा होता है, तो वहाँ पर इम्पल्स प्रीफर करेंगे रैदर देन फोर्स। ओके, सो यहाँ पर F × T को ही इम्पल्स बोला गया, इसका मतलब मोमेंटम चेंज ही होता है, इसका मतलब मोमेंटम चेंज ही होता है। तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन सेकेंड, फोर्स इंटू टाइम, और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसीलिए मैंने मोमेंटम में भी न्यूटन सेकेंड लिखवाया था, बिकॉज ये इम्पल्स जैसा है। इम्पल्स और मोमेंटम चेंज में क्या फ़र्क है, इम्पल्स ही मोमेंटम चेंज है, बट मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी है, उसका चेंज मास इंटू वेलोसिटी का चेंज ही इम्पल्स है, मास इंटू वेलोसिटी का चेंज ही आपका इम्पल्स है। सो इम्पल्स इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स इंटू टाइम इज इम्पल्स। तो झटका वाली फीलिंग है। तो एरिया अंडर FT ग्राफ, एरिया अंडर FT ग्राफ gives impulse और momentum change। एरिया अंडर FT ग्राफ जो है इम्पल्स या मोमेंटम चेंज देता है, इसको ध्यान में रखिए। इम्पल्स या मोमेंटम चेंज के लिए हम लोग एरिया अंडर FT ग्राफ को यूज़ करेंगे। तो FT ग्राफ का एरिया जो हो जाएगा फोर्स टाइम ग्राफ का, वो कैसा भी ग्राफ हो, है ना। तो ये फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ है, तो इसका जो एरिया होगा वो मोमेंटम चेंज देगा, इनिशियल मोमेंटम दे सकता है और फाइनल मोमेंटम पूछ सकता है या फाइनल वेलोसिटी पूछ सकता है, मास भी देके, है ना। सिमिलर टू एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी देता था, ऐसे ही ये चेंज इन मोमेंटम दे रखा है, मास मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर नीचे, यहाँ पर एक्सेलरेशन इंटू मास फोर्स हो जाएगा, तो ये मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी मतलब मोमेंटम चेंज ही दे रहा है आपको। ओके, तो ये सिमिलर टू एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। सो इसके बेस पे क्वेश्चंस करेंगे अभी इन टॉपिक्स को कवर करते हुए। ओके, बॉल ऑफ मास 1 kg ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 9.8 kg, 9.8, तो यहाँ से ड्रॉप कर दिया आपने, ग्राउंड को टकराया, ये हाइट 9.8 दी हुई है,
रिबाउंड करता है टू ए हाइट ऑफ 4.9, आधी हाइट तक ही जाता है। तो टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड इज 0.1 सेकेंड्स, ग्राउंड के साथ 0.1 सेकेंड्स लिए कॉन्टैक्ट में था। तो आपको इम्पल्स और फोर्स बतानी है। तो देखो यहाँ पर जब टकराते हैं उसकी वेलोसिटी होती है √2gh, और ये जब मैक्सिमम हाइट पे जा रहा है फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पे 0 होती है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी जो अपवर्ड की होगी वो भी √2gh होगी। तो ये h1 आपका 9.1 है, h2 आपका 9 पॉइंट, तो ये √2gh2 है। तो आपको इनिशियल फाइनल वेलोसिटी पता है, एक वेलोसिटी जब टकराती है ऐसे और एक ऐसे ऊपर जा रही, तो दोनों का मोमेंटम चेंज लिखते हो, डिफरेंस लोगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूँ तो ये डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर मैं ऊपर को पॉजिटिव मान रहा हूँ तो नीचे वाला नेगेटिव है। तो मोमेंटम चेंज ही इम्पल्स होता है, जैसे डिनोट करते हैं। तो डेल्टा पी में मास इंटू वेलोसिटी फाइनल √2gh2 माइनस ये पी फाइनल लिखा मैंने माइनस पी इनिशियल, दैट इज m इंटू √2gh1। तो मास आपको दिया होगा कुछ क्वेश्चन में 1 kg है। मास कितना दिया है? 1 kg। मास कितना दिया है? 1 kg दिया हुआ है। ओके, 1 इंटू √2g भी कॉमन कर सकता हूँ मैं चाहे तो, इंटू √9.8 माइनस √4.9 ऐसे लिख सकते हो, है ना। डिवाइड तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 2g कॉमन किया था मैंने, है ना। तो यहाँ से आपको आंसर निकल सकता है इजीली। तो ये आपका 9.8 और 4.9, तो मैं इसको अगर 2g मल्टीप्लाई कर लूँ तो 9.8 इंटू 2, 9.8 इन 9.8, 9.8 का स्क्वायर हो जाएगा और रूट से बाहर आ जाएगा। तो मैं इसको अंदर ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 9.8 बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा √2, यहाँ बचेगा 2 इंटू 4.9, 9.8 इन 9.8 का स्क्वायर पूरा बाहर आ गया, 1 हो गया। तो आप देख सकते हो ये 9.8 इंटू √2 माइनस 1 दैट इज़ 0.414, 9.8 इंटू 0.414 आ जाएगा, 9.8 इंटू 0.414 आ जाएगा। मास 1 किलो गया है, 2gh, हाइट कितनी दी आपको? 9.8 और 4.9। ओके, तो 9.8 इंटू 9.8 बाहर आ गया स्क्वायर में से, रूट में से। तो ये आपका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। ओके, माइनस और सॉरी यहाँ माइनस और माइनस लेना है तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा 2.414 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9.8 इंटू 2.414, बिकॉज माइनस और माइनस, मोमेंटम पहले वाला अपवर्ड पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड नेगेटिव है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। तो √2 + 1 2.414, तो इसको 2.5 से अप्रॉक्सीमेटली मल्टीप्लाई तो 25 के अंदर आंसर आएगा, तो 23.5। तो इसका कैलकुलेशन करो आप, 23.52 न्यूटन दिख रहा है मेरे को। तो ये तो मेरे को क्या आ गया? मोमेंटम चेंज आ गया। सेकेंड पार्ट पूछ रहा है कि एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, बिकॉज ये टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट जो है बहुत छोटा है, टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट बहुत छोटा है, तो फोर्स इतने छोटे समय के लिए लग रही है, बिकॉज ये दीवार से टकरा के ऐसे रुक के आधे घंटे बाद ऊपर नहीं आया, तुरंत ही यूटर्न ले लिया। तो ये कॉन्टैक्ट टाइम बहुत छोटा है, 0.1 सेकंड दिया हुआ है। एक्चुअली और छोटा भी हो सकता है, 10⁻³ 10⁻² की रेंज में होता है, बट हमने इस क्वेश्चन में बड़ा वैल्यू दिया। 0.1 इज़ वेरी गुड नंबर, 0.1 सेकेंड्स विजिबल और मेजरेबल प्रॉपर्टी हो जाती है। तो यहाँ पर फोर्स छोटी सी आएगी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। डेल्टा P/0.1, तो टाइम कितना है? 0.1, तो ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 235.2 न्यूटन हो जाएगा। मतलब फोर्स 10 गुना बड़ी आ जाएगी, बिकॉज टाइम 0.1 सेकेंड से, टाइम 0.01 होता तो 100 टाइम बड़ी फोर्स आ जाती है ना। रियल में टाइम बहुत छोटा होता है। ओके, सो इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस। नेक्स्ट विल गो फॉर फ्यू मोर क्वेश्चंस। मशीन गन ऑफ बुलेट फायर्स 50 ग्राम्स विथ वेलोसिटी ऑफ मास ऑफ बुलेट कितना दिया आपको? 50 ग्राम। ओके, तो इसको मैं 50 इंटू 10⁻³ लिख सकता हूँ, 50 इंटू 10⁻³ किलोग्राम लिख सकता हूँ। वेलोसिटी कितनी दी है आपको? बुलेट की वेलोसिटी 1000 दी हुई है, 1000 kg, 1000 मीटर पर सेकेंड। इफ़ एवरेज फोर्स इज 200 न्यूटन, फोर्स दे दिया आपको 200 न्यूटन, फोर्स दे दिया है 200 न्यूटन। ओके, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर मिनट। तो पहले तो मैं पर सेकेंड वाले निकाल लेता हूँ, बाद में इंटू 60 कर लेंगे तो नंबर ऑफ। तो यहाँ पर फोर्स इज बेसिकली डेल्टा P/T,
देखो एक बुलेट का मोमेंटम चेंज, देखो ये बुलेट निकलने से पहले तो रेस्ट पे थी गन में, तो इनिशियल मोमेंटम कितना है इसका 0 है। पी इनिशियल ऑफ बुलेट कितना है 0 है। उसके बाद जब बुलेट निकली मास इंटू वेलोसिटी आई तो मोमेंटम चेंज आएगा। लेकिन एक बुलेट से इतना मोमेंटम नहीं आता, इतना फोर्स नहीं आता, तो बहुत सारी बुलेट्स एक साथ निकल रही होगी एक सेकेंड में। तो कितनी बुलेट्स निकल रही है, नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड, एन इज द नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड। तो ये n इज नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड, दैट इज n बाई टी, कैपिटल है, नंबर ऑफ बुलेट्स पर यूनिट टाइम। तो ये n बाई टी में ये बाई टी आ गया, इंटू मास कितना है 50 इंटू 10⁻³ इंटू वेलोसिटी कितनी है 10⁻3 और इनिशियल मोमेंटम 0 है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 200 फोर्स दिया हुआ है, n 50 10⁻³ प्लस 3 कटा इंटू 50 है, तो n की वैल्यू आपको 4 दिख रही है, n की वैल्यू 4 बुलेट्स पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 4 बुलेट निकल रही गन से, एक सेकेंड में 4 बुलेट निकल रही है। तो एक मिनट में कितनी निकल रही होगी, सो नंबर ऑफ बुलेट्स पर मिनट करना है आपको, तो सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 इंटू 60, तो आपको दिख सकता है 240 बुलेट्स ओके पर मिनट। एक मिनट में 240, एक सेकंड में 4, तो 2 सेकंड में 8, ऐसे ही इंटू 60 करो तो एक मिनट की आ जाएगी 240 बुलेट्स पर मिनट। अगेन इजी क्वेश्चन। तो फोर्स का डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को यूज़ किया है यहाँ पर ओके। एक बुलेट से इतना मोमेंटम नहीं आ रहा था जो 200 न्यूटन की फोर्स चाहिए एक सेकंड में, वो फोर्स लाने के लिए बहुत सारी बुलेट्स निकल रही होगी, वो नंबर ऑफ बुलेट्स पहले निकाली और उसको यूज़ किया कुछ समय के लिए, कितने बुलेट्स चाहिए आपको, कितने फोर्स चाहिए, उसके लिए हमने यूज़ किया हुआ है ओके। एक और क्वेश्चन लेते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी वेरीज विथ टाइम एज शोन द फिगर ए बी सी डी आर स्ट्रेट सेगमेंट्स, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इम्पल्स ऑफ द फोर्स ऑन द बॉडी। तो देखो एक डायग्राम दिया हुआ है, तो आपको इसमें से 4 सेकेंड से लेकर 4 से 16 माइक्रो सेकेंड्स टाइम, 4 से 16 माइक्रो सेकेंड, 4 यहाँ दिख रहा है आपको, तो 16 यहाँ पर दिख रहा है, तो इस पूरे इंटरवल में आपको मोमेंटम चेंज ढूंढना है। तो ये फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो डेल्टा पी इज बेसिकली इम्पल्स इज बेसिकली एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ, फोर्स टाइम ग्राफ। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, एरिया अंडर एफ टी ग्राफ गिव्स मोमेंटम चेंज। तो यहाँ पर मेरे को एक रेक्टेंगल दिख रहा है, एक ट्राइंगल दिख रहा है और एक बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है, तीनों को ऐड कर देंगे आंसर आ जाएगा, तीनों को ऐड कर देंगे आ जाएगा ओके। तो ये रेक्टेंगल मेरे को दिख रहा है 4 से 6 2 इंटू हाइट कितनी है 200, ये टाइम जो है माइक्रो सेकेंड्स में, टाइम जो है माइक्रो सेकेंड में, लास्ट में 10⁻6 मल्टीप्लाई कर देंगे ओके, प्लस 1/2 इंटू बेस कितना है 2, इसकी हाइट कितनी है 200 से लेके 800 मतलब 600 की हाइट है, प्लस ये ट्राइंगल का एरिया 6 से 16 10 बेस है, हाइट कितनी है 0 से लेके 800, 1/2 इंटू 10 इंटू 800 ओके। सो इस तरह से इसको करना है, इंटू 10⁻6 बाहर लिख सकते हो, तो आपको मोमेंटम चेंज आ जाएगा, मोमेंटम चेंज आ जाएगा जो न्यूटन सेकेंड में आ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 400 600 1000, ये 8000/2 4000 5000 आ जाएगा, 5000 आ गया आपको ये इंटू 10⁻6, तो ये 5 इंटू 10⁻3 हो जाएगा। डेल्टा पी की वैल्यू 5 इंटू 10⁻3 हो जाएगी, जो ऑप्शन 1 से मैच कर रहा है। सो वी आर स्टार्टेड विद बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक दैट मोमेंटम चेंज होता है 2 mv cos थीटा अगर वेलोसिटीज बिफोर एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द वॉल आर ग्राउंड इज सेम, अगर चेंज हो रही तो mv1 cos थीटा mv2 cos थीटा लेना है आपको, है ना, इसका आपको ध्यान रखना है, v1 v2 cos थीटा 1 cos थीटा 2 का ध्यान रखना है। मोमेंटम सिग्निफाई करता है अमाउंट ऑफ मोशन अवेलेबल विद द बॉडी। और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ हम लोग अगला टॉपिक लेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, बट इस लेक्चर में हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं कुछ बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन के साथ। इसके अगले लेक्चर में थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, देन वी विल डिस्कस न्यूटन्स थर्ड लॉ एंड फ्री बॉडी डायग्राम्स ओके। आई होप यू हैव अ ग्रेट डे, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।